मेरा नाम सूरज है। नाम में क्या रखा है लोग कहते हैं, पर मेरे लिए मेरा नाम एक मशाल बन गया, वो मशाल जो मेरे दिल के अंधेरे को जलाकर राख कर देना चाहती थी। जैसे सूरज हर सुबह आसमान पर चढ़ता है, बादलों को चीरता है और धरती को उजाला देता है, वैसे ही मैंने अपने मन में एक आग जलाई थी। एक ऐसी आग जो मेरी गरीबी, मेरे परिवार की तकलीफ और समाज की तिरछी नजरों को जलाकर भस्म कर दे। मेरी कहानी उस छोटे से गांव से शुरू होती है जहां गरीबी मेरे परिवार का साया थी। वो साया जो हमें हर कदम पर लपेटे हुए था और जिसे मिटाने की जिद मेरे दिल में घर कर गई थी। हमारा गांव बिहार के एक कोने में बसा था, छोटा सा, जहां खेतों की हरियाली दूर तक फैली थी, जैसे कोई हरा समंदर लहरा रहा हो। सुबह की पहली किरण में खेतों की मिट्टी से सौंधी खुशबू उठती थी और मंदिर की घंटियों की आवाज गांव की हवा में गूंजती थी। पर यह सुंदरता हमारी जिंदगी के दर्द को छिपा नहीं पाती थी। मेरे पिताजी एक साधारण मजदूर थे। उनके हाथों में फावड़ा, हंसिया या कभी कभी ईंटों का बोझ ही उनका साथी था। सुबह सूरज उगने से पहले वो घर से निकल जाते। कभी गांव के खेतों में धान की रोपाई, कभी किसी जमींदार के लिए मजदूरी, तो कभी किसी के कहने पर दूर शहर में काम। दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद उनकी जेब में बस इतने पैसे आते कि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। फिर भी उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान हमेशा रहती। वो मुस्कान शायद मेरे और मेरी छोटी बहन रानी के लिए थी। वो अपनी थकान को हमारे सामने कभी नहीं आने देना चाहते थे, पर मैं देखता था उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर, उनकी थकी आंखों में और उनके कंधों पर बोझ की वो रेखाएं जो मेहनत की कहानी कहती थी। हमारा घर क्या, बस एक आशियाना था जो हमें बारिश और धूप से बचाता था। पहले हम एक मिट्टी के घर में रहते थे। कच्ची दीवारें जिन पर बारिश की बूंदें निशान छोड़ जाती थीं, छत पर पुरानी टीन और तिरपाल जो बारिश में टपकते थे। रात को माँ, मैं और रानी बर्तन इधर उधर रखते ताकि टपकता पानी हमारे बिस्तर को गीला न कर दे। रानी छोटी थी, उसे ये सब मजाक लगता। वो हंसते हुए बर्तन रखती और कहती, भैया आज तो घर में तालाब बन गया। मैं हंस देता, पर मन में एक कसक उठती। ये जिंदगी, ये गरीबी, क्या यही हमारी नियति थी? क्या हमारा जीवन बस इन्हीं टपकती छतों और खाली जेबों में सिमट कर रह जाएगा? फिर एक दिन सरकार की किसी योजना ने हमें राहत दी। हमें कॉलोनी में एक पक्का मकान मिला, छोटा सा, एक कमरा, एक रसोई और बाहर एक छोटा आंगन। हमारे लिए वो घर किसी महल से कम नहीं था। माँ ने पहली बार घर में कदम रखते वक्त माथे पर टीका लगाया, मंदिर में दिया जलाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। पिताजी ने मुझसे कहा, सूरज, अब हमारा भी एक पक्का घर है, अब तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैंने सिर हिलाया, पर मन में एक तूफान उठ रहा था। ये घर तो बस एक शुरुआत था, मुझे इससे कहीं आगे जाना था। मुझे अपने परिवार की तकदीर बदलनी थी। हमारे रिश्तेदार जो उसी गांव में रहते थे, हमसे थोड़े बेहतर हाल में थे। उनके पास नौकरियां थीं, शहर में काम था और कुछ के पास छोटी मोटी दुकानें। उनके घर पक्के थे, उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे और उनके पास वो सब था जो हमारे पास नहीं था। पर उनके दिल में एक अजीब सा घमंड था जो उनकी आंखों में साफ दिखता था। वो हमसे दूरी बनाकर रखते थे, जैसे हम कोई बोझ हो। अगर हम कोई छोटा मोटा समारोह रखते, जैसे रानी का जन्मदिन या कोई पूजा, तो वो लोग नहीं आते। उनके पास बहाने तैयार रहते, कभी कोई बीमार, कभी काम की व्यस्तता, तो कभी कुछ और। पर मैं उनकी आंखों में सच्चाई देख लेता था। वो सोचते थे कि अगर हमें थोड़ा सा भी सहारा दिया तो हम हर बार उनके पीछे पड़ जाएंगे। उनकी नजर में हम भिखारी थे जो बस मांगने के लिए पैदा हुए थे। उनके हर सदस्य में, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक अजीब सा अहंकार था। वो हमें कुछ नहीं समझते थे। मैं उस वक्त इंटर में था, 12वीं कक्षा। उम्र ऐसी थी जब लड़के गांव की गलियों में साइकिल दौड़ाते, तालाब में छलांग लगाते या दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते। पर मेरे लिए वो वक्त अलग था। मैंने पिताजी की थकी आंखें देखी थीं, माँ की चुपके से बुदबुदाई प्रार्थनाएं सुनी थीं और रिश्तेदारों का तिरस्कार सहा था। मैंने देखा था कि रानी को नए कपड़े चाहिए थे, पर माँ पुराने कपड़ों को सिलकर उसे पहनाती थी। मैंने देखा था कि पिताजी की मेहनत के बावजूद हमारी जिंदगी नहीं बदल रही थी। उसी वक्त मैंने अपने दिल में एक संकल्प लिया, मैं ये जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैं अपने परिवार की तकदीर बदलूंगा। मैं पढ़ लिख कर, मेहनत करके एक बड़ा आदमी बनूंगा। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि लोग मेरे परिवार को इज्जत की नजर से देखें। ये संकल्प मैंने किसी को नहीं बताया, न पिताजी को, न माँ को, न रानी को। मैंने इसे अपने दिल में छिपा कर रखा, जैसे कोई अनमोल खजाना। मेरी जिंदगी अब 2 हिस्सों में बंट गई थी।
दिन में मैं पिताजी के साथ काम करता, कभी खेतों में धान की रोपाई, कभी ईंटें ढोना, तो कभी किसी के घर मजदूरी। मेरे हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ दुखने लगती, पर मैं रुकता नहीं। मैं जानता था ये मेहनत मेरे सपने का हिस्सा है। और रात को जब गांव सो जाता, मैं अपनी किताबें खोलता, एक छोटा सा दिया जलता और उसकी रोशनी में मैं पढ़ाई करता। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते, अरे सूरज, तू तो बाबू बन गया, चल तालाब चलते हैं। मैं हंसकर टाल देता। मैंने दोस्ती, घूमना फिरना सब छोड़ दिया। मेरा वक्त अब सिर्फ मेरे सपने के लिए था। रात को पढ़ते वक्त जब दिए की लौ हिलती तो मुझे लगता जैसे वो मेरे संकल्प को और मजबूत कर रही हो। मैंने अपने कमरे की दीवार पर एक छोटा सा कागज चिपकाया था जिस पर लिखा था, सूरज, तुझे बड़ा आदमी बनना है। हर रात किताबें खोलने से पहले मैं उस कागज को देखता। वो मेरे लिए एक मंत्र था जो मुझे मेहनत करने की ताकत देता। पिताजी को मेरी मेहनत दिखती थी। वो कभी कभी रात को मेरे पास आते, मेरे सिर पर हाथ फेरते और कहते, सूरज, तू बहुत मेहनत करता है, बस अपनी सेहत का ध्यान रख। मैं मुस्कुराकर कहता, पिताजी, मैं ठीक हूं, आप चिंता मत करो। पर मां को शायद मेरे मन की बात समझ आती थी। वो चुपके से मेरे लिए दूध गर्म करती और कहती, बेटा, ये पी ले, रात जागने से ताकत चाहिए। मैं जानता था वो दूध हमारे लिए कितना कीमती था। फिर भी मां मुझे कभी खाली पेट पढ़ने नहीं देती थी। एक दिन ऐसा आया जब मेरी मेहनत रंग लाई। इंटर की परीक्षा के नतीजे आए। मैं पास हो गया, और न सिर्फ पास बल्कि अच्छे नंबरों से। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मां ने मंदिर में माथा टेका और मेरे लिए मिठाई बनाई। रानी तो खुशी से उछल रही थी। वो बार बार कह रही थी, भैया, तू तो बड़ा आदमी बन गया। मैंने हंसकर उसका माथा चूमा और कहा, अभी तो शुरुआत है रानी। उस दिन हमने कॉलोनी में छोटा सा जश्न मनाया। मां ने बेसन के लड्डू बनाए और पिताजी ने बाजार से मिठाई का डब्बा लिया। उसी दिन हम बाजार गए। पिताजी को गर्व था और वो हर किसी को मेरे बारे में बता रहे थे। तभी संयोग से हमारे रिश्तेदार वहां मिल गए, वही जो हमसे दूरी बनाते थे। अरुण चाचा, जो हमारे चचेरे रिश्तेदार थे, अपने बेटे के साथ बाजार में थे। पिताजी ने गर्व से मेरे बारे में बताया, देखो, मेरा सूरज पास हो गया, अच्छे नंबर आए हैं। उन्होंने मिठाई का डब्बा उनकी ओर बढ़ाया। मैंने सोचा, शायद इस बार वो खुश होंगे, शायद इस बार वो हमें इज्जत देंगे। पर नहीं। अरुण चाचा ने बस हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा, बधाई हो। फिर एक बहाना बनाकर चल दिए। मैंने पलटकर देखा तो वो मिठाई का डब्बा कूड़ेदान में फेंक रहे थे। मेरा दिल जैसे सन्न रह गया। क्या था उनके मन में? इतनी जलन क्यों? क्या इसलिए कि हम गरीब थे? क्या इसलिए कि हम उनके बराबर नहीं थे? मैं समझ नहीं पाया। पर उस पल में मेरे संकल्प की आग और तेज हो गई। मैंने मन में ठान लिया कि एक दिन मैं ऐसा मुकाम हासिल करूंगा कि ये लोग मेरे सामने सिर झुकाएंगे। मैंने उस दिन का इंतजार शुरू कर दिया जब मैं अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से अपने दम पर कुछ बन जाऊंगा। उस रात मैंने फिर से अपनी किताबें खोलीं। दिए की रोशनी में मैंने अपने सपनों को और मजबूत किया। मेरी जिंदगी का पहला कदम था ये, और मैं जानता था ये रास्ता लंबा है, कठिन है, पर मैं रुकने वाला नहीं। मेरे पीछे मेरा परिवार था, मेरे सामने मेरा सपना था, और मेरे दिल में एक जलती हुई आग थी जो मेरी गरीबी, मेरे परिवार की मजबूरियों और रिश्तेदारों के तिरस्कार को जलाकर राख कर देना चाहती थी। पर इस आग को हवा देने वाली, मेरे सपनों को पंख लगाने वाली एक ऐसी शख्सियत थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया मेरी दोस्त थी, पर मेरे लिए वो दोस्ती से कहीं ज्यादा थी। वो एक ऐसी रोशनी थी जो मेरे अंधेरे रास्तों को उजाला दे रही थी। वो एक ऐसी हिम्मत थी जो मेरे कमजोर पड़ते कदमों को थाम लेती थी। वो मेरे लिए एक सपना थी जो मैं अपने दिल में चुपके से संजोए हुए था, पर जिसे मैं कभी जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पाया। प्रिया से मेरी मुलाकात स्कूल में हुई थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था, और शायद यही वजह थी कि उसने मुझसे दोस्ती की। वो गांव की लड़की थी, पर उसकी सोच गांव की तंग गलियों से कहीं ऊंची थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो हर पल कुछ नया सीखना चाहती हो। उसकी बातों में एक जादू था जो मेरे जैसे साधारण लड़के को भी बड़े सपने देखने की हिम्मत देता था। प्रिया के लंबे काले बाल हवा में लहराते थे, और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि मानो सूरज की किरणें बिखर रही हों। मैं उसे पसंद करता था ना सिर्फ उसकी दोस्ती, बल्कि उसके दिल की सादगी, उसकी हिम्मत और उसकी वो मुस्कान जो मेरे दिल को छू जाती थी। पर मैंने कभी अपने दिल की बात उसे नहीं बताई। मेरे मन में एक डर था, कहीं मेरी भावनाएं हमारी दोस्ती को तोड़ ना दें, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले।
इसलिए मैंने अपने दिल की बात को अपने सीने में दबा रखा था, जैसे कोई अनमोल खजाना जिसे मैं खोलने से डरता था। एक दिन मैं अपने सपनों के बोझ तले दबा हुआ था। गांव के पास वाला मंदिर, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था, वहां मैं और प्रिया बैठे थे। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। आसमान में बादल इधर उधर बिखरे हुए थे, जैसे मेरे मन के विचार। सूरज ढल रहा था और उसकी लालिमा बरगद की पत्तियों पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। मैंने प्रिया से अपने दिल की बात कही। प्रिया, मुझे आगे पढ़ना है। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार की तकदीर बदलना चाहता हूँ। पर मेरी मजबूरियां, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कॉलेज की फीस, किताबें, रहने का खर्च, सब कुछ इतना महंगा है। पिताजी दिन रात मजदूरी करते हैं, पर मैं उन पर और बोझ नहीं डाल सकता। प्रिया ने मेरी बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरे दर्द को नहीं, मेरे सपनों को देख रही हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, तू इतना टेंशन क्यों लेता है? एक स्कॉलरशिप है जो अच्छे स्टूडेंट्स को दी जाती है। अगर तू उसका फॉर्म भर दे और एग्जाम पास कर ले तो तुझे 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। फिर तू आसानी से कॉलेज में पढ़ाई कर सकेगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जगी, जैसे कोई अंधेरे में दिया जल गया हो। मैंने उत्साह से कहा, सच में प्रिया, ऐसा हो सकता है? उसने हंसकर सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल, मैं तुझे फॉर्म ला कर दूंगी। तू बस मेहनत कर, बाकी सब हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है प्रिया, तू मेरा फॉर्म भर दे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पर फिर प्रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, सूरज, एक बात है, फॉर्म भरने की फीस 500 रुपये है। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। 500 रुपये? मेरे लिए ये रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। पिताजी की दिन भर की मजदूरी से इतने पैसे जमा करना भी मुश्किल था। मैंने उदास होकर कहा, प्रिया, अगर ऐसी बात है तो रहने दे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं पिताजी से मांग भी नहीं सकता। प्रिया ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी, जैसे वो मेरे हार मानने को स्वीकार ही नहीं करेगी। उसने कहा, सूरज, तू टेंशन क्यों लेता है? मैं हूं ना, मैं तेरे लिए 500 रुपये दे दूंगी। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे पास शब्द नहीं थे। प्रिया मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी, बिना किसी स्वार्थ के। मैंने धीरे से कहा, प्रिया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने हंसकर कहा, एहसान वहसान छोड़ सूरज, तू बस अपने सपने पूरे कर। उस पल मेरे मन में एक अजीब सा एहसास उमड़ा। प्रिया की वो मुस्कान, उसकी वो बातें मेरे दिल को छू रही थीं। मैंने सोचा, क्या मैं उसे सचमुच सिर्फ एक दोस्त मानता हूं, या मेरे दिल में उसके लिए कुछ और है? पर मैंने अपने विचारों को झटक दिया। अभी मेरा मकसद मेरे सपने थे। मुझे अपने परिवार की तकदीर बदलनी थी। प्रिया मेरी दोस्त थी और शायद यही मेरे लिए काफी था। उसके बाद हम दोनों बाजार की ओर निकल पड़े। गांव का बाजार छोटा सा था, पर उसकी रौनक किसी शहर से कम नहीं थी। दुकानों की आवाजें, सब्जी वालों की पुकार और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक जीवंत तस्वीर बनाता था। हम दोनों हंसते बातें करते चल रहे थे। प्रिया मुझे अपने स्कूल के किस्से सुना रही थी, कैसे उसने एक बार टीचर को गलत जवाब देकर सबको हंसाया था। मैं उसे अपने सपनों की बातें बता रहा था, कैसे मैं एक दिन अपने परिवार को गांव के सबसे बड़े घर में ले जाऊंगा, कैसे मैं रानी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा और कैसे माँ पिताजी को आराम की जिंदगी दूंगा। हमारी बातों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे हम दोनों एक दूसरे के सपनों को साझा कर रहे हों। पर तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे दिल को फिर से चोट दी। बाजार में हमें मेरा मामा का लड़का रमेश मिल गया। रमेश मेरे चचेरे मामा का बेटा था और उसका रवैया भी बाकी रिश्तेदारों जैसा ही था, घमंडी, तिरस्कार भरा। वो प्रिया को पहले से जानता था, क्योंकि प्रिया का परिवार और उसका परिवार एक दूसरे से परिचित था। रमेश ने हमें देखा और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। उसने प्रिया से कहा, अरे प्रिया, तेरे दिन खराब हो गए हैं क्या? इस गंवार, इस गरीब आदमी के साथ घूम रही है? अपना स्टेटस है, उसे मेंटेन करो। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। मैं चुप रहा, क्योंकि मैं जानता था कि उसका जवाब देना बेकार है। मेरे रिश्तेदारों का यही रवैया था, वो हमें हमेशा नीचा दिखाते थे। उनकी नजर में मैं एक गरीब मजदूर का बेटा था, जिसका कोई वजूद नहीं था। पर प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रमेश की ओर देखा और तेज आवाज में कहा, चुप रहो रमेश, तुम जैसे घमंडी इंसान से तो सूरज कहीं बेहतर है। मुझे उसके साथ रहने में कोई शर्मिंदगी नहीं। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से खींच कर ले गई। उस पल में मेरे दिल में एक तूफान सा उठा। प्रिया ने मेरे लिए खड़े होकर मेरा साथ दिया था। मेरे लिए,
जो गांव में सबके लिए एक गरीब मजदूर का बेटा था, उसने एक रिश्तेदार को जवाब दिया था। मैंने उसकी ओर देखा और मेरे मन में एक भावना जगी, शायद ये दोस्ती से कुछ ज्यादा थी। शायद मैं प्रिया को अपने दिल से चाहने लगा था। उसका मेरा हाथ पकड़ना, उसका मेरे लिए बोलना मेरे दिल को एक अजीब सी गर्माहट दे रहा था। पर मैंने उस पल अपनी भावनाओं को दबा लिया। मुझे डर था कि अगर मैंने अपने दिल की बात कही तो कहीं प्रिया नाराज ना हो जाए, कहीं हमारी दोस्ती टूट ना जाए, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले। मैंने सोचा, अभी वक्त नहीं है, अभी मुझे अपने सपनों पर ध्यान देना है। प्रिया ने फॉर्म भरने का इंतजाम कर दिया। उसने अपने जमा किए हुए पैसों से 500 रुपये की फीस भरी और मैंने उस फॉर्म को भरकर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। अब इंतजार था उस एग्जाम का जो मेरी जिंदगी का अगला कदम तय करने वाला था। मैंने दिन रात मेहनत की। हर सुबह मैं पिताजी के साथ खेतों में काम करता। मेरे हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ दुखने लगती, पर मैं रुकता नहीं। मैं जानता था ये मेहनत मेरे सपने का हिस्सा है। और रात को जब गांव सो जाता, मैं अपनी किताबें खोलता। एक छोटा सा दिया जलता और उसकी रोशनी में मैं पढ़ाई करता। प्रिया मेरे लिए किताबें लाती, मुझे प्रेरणा देती और कहती, सूरज, तू ये कर सकता है, तुझे बस मेहनत करनी है। प्रिया की बातें मेरे लिए एक मंत्र थीं। हर बार जब मैं थक जाता, जब मेरे मन में शक उठता कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, प्रिया की आवाज मेरे कानों में गूंजती। वो मुझे हिम्मत देती थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत मेरे साथ खड़ी हो। मैंने अपने कमरे की दीवार पर उस कागज को फिर से देखा जिस पर लिखा था, सूरज, तुझे बड़ा आदमी बनना है। और अब मैं उसमें प्रिया का नाम भी जोड़ना चाहता था, पर मैंने खुद को रोका। मेरे सपने मेरे लिए पहले थे। लगभग 1.5 महीने बाद स्कॉलरशिप का एग्जाम आया। मैंने पूरी जी जान लगाकर उसकी तैयारी की थी। एग्जाम का दिन मेरे लिए एक युद्ध की तरह था। मैंने हर सवाल को ध्यान से पढ़ा, हर जवाब को सोच समझकर लिखा। मेरे मन में एक अजीब सा डर था। क्या होगा अगर मैं पास न हुआ? क्या होगा अगर मेरे सपने टूट गए? पर फिर मुझे प्रिया की बात याद आई, तू ये कर सकता है सूरज। और मैंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला तो प्रिया वहां मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। कैसा हुआ सूरज? मैंने कहा, प्रिया, मैंने पूरी कोशिश की, अब बस रिजल्ट का इंतजार है। उसने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी, मुझे तुझ पर यकीन है। रिजल्ट का दिन आया। मैं और प्रिया एक साइबर कैफे में कंप्यूटर के सामने बैठे थे। मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सूरज, डर मत, तूने मेहनत की है, तुझे जरूर कामयाबी मिलेगी। जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर आया, हम दोनों की आंखें चमक उठीं। मैंने 80 अंक स्कॉलरशिप हासिल कर ली थी और उससे भी बड़ी खबर, मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। मैं और प्रिया खुशी से चीख पड़े। हम एक दूसरे के गले लग गए और उस पल में मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के आंसू थे। उसने कहा, सूरज, तूने कर दिखाया। उस दिन मैंने प्रिया को देखा और मेरे मन में फिर वही भावनाएं उमड़ी। मैं उसे बताना चाहता था कि वो मेरे लिए कितनी खास है, पर मैंने फिर से अपने दिल को चुप करा दिया। मैंने सोचा, अभी मेरा मकसद मेरे सपने हैं, अभी मुझे अपने परिवार की तकदीर बदलनी है। प्रिया मेरी दोस्त है और शायद यही मेरे लिए काफी है। पर मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं कभी प्रिया को अपने दिल की बात बता पाऊंगा, या ये भावनाएं मेरे दिल में ही दफन रह जाएंगी? कुछ दिन बाद मैं कॉलेज के लिए रवाना होने वाला था। प्रिया मेरे घर आई। उसने मुझे देखा और कहा, सूरज, अब तुझे सबको दिखाना है कि तू क्या चीज है। जा और अपने सपनों को पूरा कर। मैंने उसकी ओर देखा और मेरे मन में फिर वही भावनाएं उमड़ी, पर मैंने बस इतना कहा, प्रिया, तेरे बिना ये मुमकिन नहीं था, मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? उसने हंसकर कहा, बस अपने सपने पूरे कर सूरज, यही मेरा शुक्रिया होगा। जब मैं बस में बैठा तो मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। मेरे पीछे मेरे परिवार की उम्मीदें थीं, पिताजी की मेहनत, माँ की प्रार्थनाएं, रानी की मासूम हंसी, और मेरे साथ थी प्रिया की वो बातें जो मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा और अपने आप से कहा, सूरज, अब तुझे रुकना नहीं है, इन उम्मीदों को तुझे कामयाब करना है। बस आगे बढ़ रही थी और मेरे साथ मेरे सपने भी। दिल्ली, ये नाम मेरे लिए एक सपने की तरह था। जब मैं अपने गांव की मिट्टी की गलियों में पिताजी के साथ खेतों में काम करता था, पर जब मैं यहाँ पहुंचा तो ये सपना एक ऐसी भूल भुलैया बन गया जिसमें हर मोड़ पर एक नई चुनौती थी। बस स्टेशन पर उतरते ही मेरे सामने एक अनजान दुनिया खुल गई। ऊंची ऊंची इमारतें,
जिनके शीशे सूरज की किरणों को चमकाते थे। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें जो कभी रुकती ही नहीं थीं, और लोग, लाखों लोग जो अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। मैं, सूरज, एक छोटे से गांव का लड़का, इस विशाल शहर में खड़ा था, जैसे कोई नन्हा सा दिया तूफान के सामने जल रहा हो। पहले 2 महीने मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। दिल्ली की सड़कों को समझना, यहाँ के लोगों का लहजा पकड़ना और इस शहर की रफ्तार के साथ चलना, सब कुछ मेरे लिए नया था। गांव में हर चेहरा परिचित था, हर गली अपनी थी, पर यहाँ हर चेहरा एक कहानी था और हर सड़क एक पहेली। मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, जो शहर के एक कोने में बसा था। हॉस्टल की तंग गलियां, बाहर की भीड़ भाड़ और हर तरफ फैली भागदौड़ ने मुझे कई बार डराया। मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटकर सोचता, क्या मैं इस शहर में टिक पाऊंगा? क्या मैं अपने सपनों को यहाँ सच कर पाऊंगा? मेरे कानों में पिताजी की थकी आवाज गूंजती, सूरज, अब तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है। माँ की वो चुपके से की गई प्रार्थनाएं याद आती, रानी की वो मासूम हंसी जो मुझे हर बार हिम्मत देती थी, और सबसे ज्यादा प्रिया की वो बातें, सूरज, तुझे सबको दिखाना है कि तू क्या चीज है। इन यादों ने मेरे मन में एक आग जला दी। मैंने ठान लिया, मैं यहाँ हार नहीं मानूंगा। कॉलेज की दुनिया मेरे लिए एक नया आकाश थी। यहाँ की पढ़ाई, प्रोफेसरों का अंदाज और क्लासरूम की चकाचौंध, सब कुछ मेरे गांव के छोटे से स्कूल से अलग था। मैं सुबह क्लास में जाता, दोपहर को लाइब्रेरी में किताबों के बीच खो जाता और रात को अपने कमरे में दिया जलाकर पढ़ाई करता। मेरे लिए हर दिन एक नई जंग था। मैं जानता था, अगर मैं एक भी कदम पीछे हटा तो मेरे सपने मुझसे दूर हो जाएंगे। मेरे मन में एक ही मकसद था, मुझे अपने परिवार की तकदीर बदलनी है। मुझे पिताजी को वो आराम देना है जो उनकी मेहनत ने कभी नहीं दिया। मुझे माँ की आंखों में वो सुकून लाना है जो उनकी प्रार्थनाओं में छिपा था, और मुझे रानी को वो जिंदगी देनी है जो उसकी मासूम हंसी के लायक थी। कॉलेज में मेरे कुछ दोस्त बने। वो शहर के लड़के लड़कियां थे जिनके लिए दिल्ली की चमक धमक कोई नई बात नहीं थी। वो हंसते, मस्ती करते और अक्सर मुझे अपने साथ चलने को कहते। सूरज, चलना, मॉल में फिल्म देखने चलते हैं। सूरज, आज रात कॉनॉट प्लेस में पार्टी है, तू भी आ। उनकी बातें सुनकर मेरा मन कई बार डोलता। दिल्ली की वो रंगीन दुनिया, वो चमकते मॉल, वो रात की रोशनी, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींचता था, पर मैं हर बार मना कर देता। मैं जानता था, अगर मैं इस चमक में खो गया तो मेरे सपने कहीं पीछे छूट जाएंगे। मैंने अपने दिल में एक दीवार खड़ी कर ली थी। मेरे लिए ये शहर एक मौका था, न कि मस्ती का अड्डा। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं यहाँ मेहनत करने आया हूं, न कि भटकने। दिल्ली की चमक धमक मेरे लिए एक जाल की तरह थी। यहाँ की सड़कों पर चलती खूबसूरत लड़कियां जो रंग बिरंगे कपड़ों में हंसती बोलती थीं, वो नाइट लाइफ जो रात को भी शहर को जगा रखती थी, ये सब मेरे मन को ललचाता था। मैं दिखने में बुरा नहीं था। मेरी सादी शक्ल, मेहनत से तराशा हुआ शरीर और शायद मेरी आंखों में जलती वो आग कई लड़कियों का ध्यान खींचती थी। कॉलेज में कुछ लड़कियों ने मुझे प्रपोज भी किया। एक दिन क्लास के बाद एक लड़की जो हमेशा मुस्कुराते हुए मुझसे बात करती थी ने कहा, सूरज, तुम बहुत अलग हो, तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? उसकी बात सुनकर मेरा मन डोल गया, पर मैंने तुरंत अपने दिल को संभाला। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरी जिंदगी में कोई और है। दूसरी बार लाइब्रेरी में एक और लड़की ने मुझसे अपने दिल की बात कही। मैंने फिर वही जवाब दिया, मेरी जिंदगी में कोई और है। ये बात मैं हर बार कहता, पर मेरे दिल में उस कोई और का नाम प्रिया था। प्रिया, उसका नाम मेरे मन में एक मधुर धुन की तरह बजता था। उसकी वो मुस्कान, उसकी वो बातें जो मुझे हर बार हिम्मत देती थीं, पर मैंने कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। मैं सोचता, क्या वो मेरे लिए वही महसूस करती है जो मैं उसके लिए करता हूं? क्या वो मेरी भावनाओं को समझ पाएगी, या फिर वो मुझसे नाराज हो जाएगी और हमारी दोस्ती टूट जाएगी? मैं डरता था। मैं सोचता, सही वक्त का इंतजार करूंगा। जब मैं अपने सपनों को सच कर लूंगा, जब मैं कुछ बन जाऊंगा, तब मैं प्रिया को अपने दिल की बात बताऊंगा। मैं यकीन करता था कि वो मना नहीं करेगी, पर अभी मेरे लिए मेरे सपने पहले थे। प्रिया का फोन मेरे लिए एक ताकत था। हर बार जब वो फोन करती, मेरे मन का सारा बोझ हल्का हो जाता। एक शाम जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बैठा किताबों के बीच खोया हुआ था, प्रिया का फोन आया। उसकी आवाज में वही पुरानी गर्माहट थी। सूरज, क्या कर रहा है? मन लगाकर पढ़ रहा है ना? मैंने हंसकर कहा, हाँ प्रिया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा, बस ऐसे ही मेहनत करते रह सूरज,
हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुझे बहुत आगे जाना है। उसकी बातों ने मेरे मन में एक नई ताकत भर दी। मैंने सोचा, प्रिया मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। उसने मेरे लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, मेरे लिए 500 रुपये खर्च किए, और अब भी वो मुझे हिम्मत दे रही है। मैं उसका ये एहसान कैसे भूल सकता हूं? उस रात मैंने अपनी किताबें बंद की और खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर दिल्ली की रोशनी चमक रही थी, ऊंची इमारतें, गाड़ियों की लाइट्स और वो अनगिनत लोग जो अपनी अपनी दुनिया में खोए थे। मैंने सोचा, ये शहर मेरे लिए एक इम्तिहान है। यहाँ हर कदम पर एक नई चुनौती है। कॉलेज की पढ़ाई, नए दोस्तों का दबाव और इस चमक धमक का जाल, सब कुछ मेरे संकल्प को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। पर मैं हर बार अपने आप को याद दिलाता, मैं यहाँ अपने परिवार के लिए हूं। मैं यहाँ प्रिया के उस विश्वास के लिए हूं जो उसने मुझ पर दिखाया था। मैं यहाँ अपने उस संकल्प के लिए हूं जो मैंने अपने गांव की मिट्टी में लिया था। कॉलेज में मेरी मेहनत रंग ला रही थी। मेरे प्रोफेसर मेरे जवाबों से खुश रहते। मेरे दोस्त मुझसे पढ़ाई में मदद मांगते। एक दिन मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे क्लास में बुलाकर कहा, सूरज, तुम्हारी मेहनत दिखती है, तुम्हें कुछ खास है। उनकी बात सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पर मैं जानता था, ये सिर्फ शुरुआत है। मेरा मकसद अभी बहुत दूर था। दिल्ली की जिंदगी ने मुझे कई बार आजमाया। कई बार मैं थक जाता। कई बार मेरे मन में ख्याल आता कि क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा? पर हर बार जब मैं कमजोर पड़ता, प्रिया की आवाज मेरे कानों में गूंजती, सूरज, तुझे बहुत आगे जाना है। और मैं फिर से उठ खड़ा होता। मैंने अपने कमरे में एक नया कागज चिपकाया जिस पर लिखा था, सूरज, तुझे प्रिया का विश्वास तोड़ना नहीं है। हर बार जब प्रिया का फोन आता, मेरे चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान फैल जाती। उसकी आवाज मेरे लिए एक मलहम थी जो मेरे सारे घावों को भर देती थी। मैं सोचता, क्या मैं कभी प्रिया को अपने दिल की बात बता पाऊंगा? क्या वो मेरे लिए वही महसूस करती है, या ये सब मेरे मन का वहम है? मैंने अपने दिल को समझाया कि अभी वक्त नहीं है। अभी मुझे अपने सपनों पर ध्यान देना है। पर मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या सही वक्त कभी आएगा, या मेरी ये अनकही भावनाएं मेरे दिल में ही दफन रह जाएंगी? 4 साल, ये शब्द मेरे लिए सिर्फ समय का हिसाब नहीं थे, बल्कि मेरे संघर्ष, मेहनत और सपनों का एक लंबा सफर थे। दिल्ली की चमक धमक, उसकी भाग दौड़ भरी सड़कें और कॉलेज की कठिन पढ़ाई, सब कुछ मेरे लिए एक इम्तिहान था। पर मैं, सूरज, उस गांव का लड़का जिसके पिताजी दिन रात मजदूरी करते थे, जिसके घर की मिट्टी की दीवारें बारिश में टपकती थीं, उसने इस शहर में अपनी मेहनत का झंडा गाड़ दिया था। मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था। जब मेरा नाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर सबसे ऊपर चमका, तो मेरे प्रोफेसरों ने मेरे कंधे ठपट पाए, मेरे दोस्तों ने तालियां बजाईं और मेरे दिल में एक गर्व की लहर उठी। पर यह गर्व मेरे लिए बस एक शुरुआत थी। मेरा संकल्प इससे कहीं बड़ा था। मैंने अपने गांव की मिट्टी में एक वादा किया था, खुद से, अपने माँ बाप से और प्रिया से। मैं अपने परिवार की तकदीर बदलना चाहता था। मैं उन रिश्तेदारों को जवाब देना चाहता था जिन्होंने हमें नीचा दिखाया था। मैं प्रिया के उस विश्वास को सच करना चाहता था जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया था। कॉलेज की डिग्री मेरे लिए एक पड़ाव थी, मंजिल नहीं। इसलिए मैंने एक और सपना चुना, IAS बनना। ये सपना मैंने अपने दिल में छिपा रखा था। मैंने किसी को नहीं बताया, न अपने माँ बाप को, न प्रिया को। मैं जानता था, अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो शायद दबाव बढ़ जाएगा। मैं चुपके से, अकेले इस जंग की तैयारी में जुट गया। दिल्ली में मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई थी, दिन में कॉलेज की पढ़ाई और रात में IAS की किताबें। मेरे हॉस्टल के कमरे में एक छोटी सी मेज थी जो मेरी दुनिया बन गई थी। उस मेज पर किताबों का ढेर था और मेरे सामने एक छोटा सा कागज जिस पर लिखा था, सूरज, तुझे बड़ा आदमी बनना है। मैं रात को देर तक जागता जब मेरे दोस्त मॉल्स में फिल्में देख रहे होते या पार्टियों में नाच रहे होते। मैं जानता था, अगर मैं उनकी राह पर चला तो मेरे सपने कहीं पीछे छूट जाएंगे। मेरे लिए हर रात एक नई जंग थी और हर सुबह एक नई उम्मीद। इन 4 सालों में मेरे माँ बाप का फोन कई बार आया। उनकी आवाज में एक बेचैनी थी, एक प्यार था और एक उम्मीद थी। एक दिन माँ ने फोन पर कहा, सूरज बेटा, 4 साल बीत गए, तू एक बार भी गांव नहीं आया। अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई ना, जल्दी से घर आ जा। कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, हम उसी में खुश हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, माँ, बस थोड़ा और वक्त दो, मैं जल्दी आऊंगा। पर मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। मैं इतने में रुकने वाला नहीं था। मेरे सपने एक अच्छी नौकरी से कहीं बड़े थे। मैं अपने परिवार को वो इज्जत दिलाना चाहता था
जो हमारे रिश्तेदारों ने हमसे छीन ली थी। मैंने माँ से वादा किया कि मैं जल्दी लौटूंगा, पर मैं जानता था जब मैं लौटूंगा तो कुछ बनकर लौटूंगा। प्रिया, उसका नाम मेरे मन में एक मधुर धुन की तरह गूंजता था। इन 4 सालों में उसका फोन मेरे लिए एक ताकत था। उसकी आवाज मेरे लिए एक मलहम थी जो मेरे सारे घावों को भर देती थी। पर मैंने उसे अपने IAS की तैयारी के बारे में नहीं बताया। मैं चाहता था कि जब मैं कामयाब हो जाऊं तो उसे सरप्राइज दूं। मैं चाहता था कि वो मेरी कामयाबी देखकर गर्व महसूस करे। पर मैं अब भी अपने दिल की बात उसे नहीं बता पाया था। मैं सोचता, सही वक्त का इंतजार करूंगा। जब मैं IAS बन जाऊंगा, जब मैं अपने परिवार को इज्जत दिला दूंगा, तब मैं प्रिया को अपने दिल की बात बताऊंगा। मैं यकीन करता था कि वो मना नहीं करेगी। पर एक दिन माँ का फोन आया और उनकी आवाज में एक दर्द था जो मेरे दिल को चीर गया। वो रोते हुए बोली, सूरज, हमारे रिश्तेदारों ने फिर से हमारी बेइज्जती की। तेरी बहन रानी उनके घर 2 दिन रही थी। जब वो लौटी तो उनके घर से एक चीज गायब थी। उन्होंने रानी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सूरज, हमारा तो दिल टूट गया। वो हमारे घर आए, हंगामा किया, सामान तोड़ा और सबके सामने हमें बेइज्जत किया। सच ये है कि उनके नौकर ने चोरी की थी, पर इल्जाम रानी पर लगा। माँ की आवाज में वो दर्द था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैंने उन्हें जाहिर नहीं होने दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, माँ, टेंशन मत लो, हमारा वक्त आएगा। और जब हमारा वक्त आएगा तो ये लोग जो हमें नीचा दिखाते हैं हमारे जूतों के नीचे होंगे। बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं जल्दी लौटूंगा। माँ की बात ने मेरे संकल्प की आग को और भड़का दिया। मैंने सोचा, ये रिश्तेदार जो हमें भिखारी समझते थे, जो मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाते थे, एक दिन मेरे सामने सिर झुकाएंगे। मैंने अपनी मेहनत को और तेज कर दिया। मैं दिन रात IAS की तैयारी में जुट गया। मेरे कमरे की वो छोटी सी मेज मेरी जंग का मैदान बन गई। मैंने हर किताब, हर सवाल, हर जवाब को अपने खून पसीने से सींचा। मैं जानता था ये मेहनत मेरे परिवार की इज्जत वापस लाएगी। 1 साल बाद IAS का एग्जाम आया। मैंने पूरी जी जान लगाकर उसकी तैयारी की थी। प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू, हर कदम मेरे लिए एक नया इम्तिहान था। प्रीलिम्स में मैंने हर सवाल को ध्यान से पढ़ा, हर जवाब को सोच समझ कर लिखा। मेंस में मैंने अपने गांव की मिट्टी, अपने परिवार की मेहनत और अपने सपनों को अपने जवाबों में उतारा। और जब इंटरव्यू का समय आया तो मेरे मन में एक अजीब सा डर था। क्या मैं इन बड़े बड़े लोगों के सामने टिक पाऊंगा? पर फिर मुझे प्रिया की बात याद आई, सूरज, तुझे बहुत आगे जाना है। और मैंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। इंटरव्यू में मैंने अपने गांव की कहानी सुनाई, अपने परिवार की मेहनत की बात की और अपने सपनों को बयां किया। जब मैं बाहर निकला तो मेरे मन में एक यकीन था। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अब बस रिजल्ट का इंतजार था। मैंने फैसला किया कि मैं गांव लौट जाऊंगा। मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहता था। उनकी आंखों में वो सुकून देखना चाहता था जो मेरी कामयाबी से आएगा। जब मैं गांव पहुंचा तो मेरे घर में जैसे त्योहार सा माहौल था। माँ ने मुझे गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, सूरज, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। रानी दौड़कर मुझसे लिपट गई और बोली, भैया, तू सचमुच बड़ा आदमी बन गया। मैंने हंसकर उसका माथा चूमा, पर मेरे मन में एक बेचैनी थी। रिजल्ट अभी बाकी था। उसी शाम मैंने प्रिया को फोन किया। मैंने कहा, प्रिया, मैं गांव आ गया हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। सूरज, मैं अभी आती हूं। जब प्रिया मेरे घर पहुंची तो मैं उसे देखकर ठिठक गया। वो और भी खूबसूरत लग रही थी, पर उसकी आंखों में मेरे लिए वो ही पुराना विश्वास था। और मैं? प्रिया ने हंसकर कहा, सूरज, तू तो एकदम बदल गया है। अब तो तू किसी हीरो से कम नहीं लगता। मैंने हंसकर कहा, प्रिया, ये सब तेरे विश्वास की वजह से है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और उस पल में मेरा दिल फिर डोल गया। मैं उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर मैंने फिर से अपने आप को रोका। मैंने सोचा, बस थोड़ा और इंतजार। जब रिजल्ट आएगा, जब मैं IAS बन जाऊंगा, तब मैं प्रिया को अपने दिल की बात बताऊंगा। मैं अपने गांव की मिट्टी में वापस लौट आया था। 5 साल की मेहनत, दिल्ली की चमक धमक में बिताए वो दिन और मेरे दिल में जलती वो आग, सब कुछ मेरे साथ था। मैंने कॉलेज में टॉप किया था, IAS की तैयारी चुपके से की थी और अब रिजल्ट का इंतजार था। मेरे माँ बाप की आंखों में खुशी थी, रानी की हंसी में एक नया जोश था और मेरे मन में प्रिया की वो बातें गूंज रही थीं, सूरज, तुझे सबको दिखाना है कि तू क्या चीज है। पर उस दिन जब पिताजी का फोन आया, मेरे दिल में एक नई आग भड़क उठी।
पिताजी की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उन्होंने कहा, सूरज, तेरे मामा के घर से खबर आई है। तेरा चचेरा भाई रमेश सब इंस्पेक्टर बन गया है। आज उनके घर बड़ी पार्टी है, पर हमें नहीं बुलाया। गांव के बाकी रिश्तेदारों को बुलाया, पर हमें नहीं। मुझे लगता है अब वो हमें और सताएंगे। उनकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। रमेश वही रमेश जिसने बाजार में मुझे भिखारी कहा था, जिसने प्रिया के सामने मेरी बेइज्जती की थी, जिसके परिवार ने रानी पर चोरी का इल्जाम लगाकर हमारे घर में हंगामा किया था। मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पापा, टेंशन मत लो। आप तैयार हो, हम जाएंगे। लोग चाहे कितना मना करें, आखिर वो मम्मी का घर है। मामा ने बुलाया या नहीं, हमें तो जाना है। मैंने पिताजी को तैयार होने को कहा। मैं खुद भी तैयार हुआ। माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की। सूरज, क्या जरूरत है? वो लोग हमें नहीं देखना चाहते। पर मैंने कहा, माँ, हमें जाना होगा। ये हमारी इज्जत की बात है। मेरे मन में एक जिद थी। मैं उन रिश्तेदारों को दिखाना चाहता था कि सूरज अब वो पुराना सूरज नहीं है। मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, एक सादी लेकिन साफ सुथरी शर्ट और पैंट, जो मेरी मेहनत की कहानी कहती थी। पिताजी ने भी अपनी पुरानी लेकिन सम्मानजनक धोती कुर्ता पहना और हम मामा के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। क्या होगा वहां? क्या वो फिर से हमें बेइज्जत करेंगे? क्या रमेश फिर से अपने घमंड में हमें नीचा दिखाएगा? पर मेरे दिल में एक यकीन था, मेरा वक्त आने वाला है। मैंने अपने आप से कहा, सूरज, तूने 4 साल तक दिल्ली में मेहनत की है। तूने अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक किया है। आज तुझे डरने की जरूरत नहीं। मामा का घर गांव का सबसे बड़ा घर था। पक्की दीवारें, चमकता हुआ आंगन और बाहर खड़ी गाड़ियां, सब कुछ उनकी रौबदारी की कहानी कहता था। जब हम वहां पहुंचे तो पार्टी पूरे शबाब पर थी। गांव के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और पड़ोसी जमा थे। खाने की खुशबू, हंसी मजाक की आवाजें और म्यूजिक का शोर, सब कुछ एक उत्सव की तरह था। पर जैसे ही हमने आंगन में कदम रखा, सारी नजरें हम पर टिक गईं। रमेश, जो अपने नए सब इंस्पेक्टर के यूनिफॉर्म में इठलाता हुआ घूम रहा था, हमें देखकर रुक गया। उसकी आंखों में वही पुराना घमंड था, वही तिरस्कार। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अरे, ये भिखारी सब कहां से आ गए? इन्हें तो हमने बुलाया ही नहीं था। उसकी बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे। पिताजी का चेहरा लाल हो गया और मेरे दिल में एक आग सी भड़क उठी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, रमेश! एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिसके यूनिफॉर्म पर चमकते हुए बैज थे, तेज कदमों से आंगन में दाखिल हुआ। उसने रमेश को देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने खड़े हो? तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? मैं हैरान था। ये क्या हो रहा था? मेरे मन में एक सस्पेंस जागा। मैंने सोचा, ये इंस्पेक्टर मुझे क्यों सलाम कर रहा है? ये रमेश को क्यों डांट रहा है? इंस्पेक्टर मेरी ओर मुड़ा और सलाम ठोंकते हुए बोला, सर, क्या आपने रिजल्ट नहीं देखा? आप IAS ऑफिसर बन गए हैं और आप उसी थाने के इंचार्ज हैं जहां रमेश काम करता है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। IAS ऑफिसर? मैं? मेरे कानों में जैसे घंटियां बजने लगीं। मैंने जल्दी से अपने फोन को जेब से निकाला और रिजल्ट चेक किया, और सचमुच मेरा नाम था सूरज, IAS रैंक होल्डर। मेरे मन में एक तूफान सा उठा, खुशी, गर्व और राहत, सब कुछ एक साथ। मैंने रमेश की ओर देखा, जिसका चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। उसकी बोलती बंद थी। मैंने अपनी आवाज को मजबूत किया और आंगन में मौजूद हर शख्स की ओर देखकर चिल्लाया, देखो सब लोग, शुरू से लेकर अब तक तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत सताया। तुमने हमें भिखारी कहा, मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाया, हमारे घर में हंगामा किया। पर आज मैं यहां खड़ा हूं एक IAS ऑफिसर के रूप में। अब कोई है मेरे लायक? मेरी आवाज में एक गूंज थी जो उस आंगन में गूंज रही थी। वहां मौजूद हर शख्स जो कभी मेरी बेइज्जती करता था, अब चुप था। उनकी आंखें नीची थीं, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। इंस्पेक्टर ने रमेश की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, रमेश, सर से माफी मांगो। रमेश की बोलती बंद थी। वो मेरे सामने आया, उसकी आंखें डर से भरी थीं। वो मेरे पैरों में गिर गया और कांपते हुए बोला, सूरज, सर, मुझे माफ कर दो। मेरी जॉब बहुत मुश्किल से मिली है। प्लीज मेरी जॉब मत छीनना। बाकी रिश्तेदार, जो कभी हमसे नजरें चुराते थे, अब मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सूरज, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि तू इतना बड़ा आदमी बनेगा। मैंने उन्हें देखा और कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरे परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई। अब तुम मेरे सामने सिर झुकाओगे।
पिताजी, जो अब तक चुप खड़े थे, अब सीना तानकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में गर्व था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। सूरज, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने मां की ओर देखा, जो चुपके से आंसू पोंछ रही थी। रानी मेरे पास दौड़ी और मुझसे लिपट गई। उस आंगन में, जहां कभी हमारी बेइज्जती हुई थी, आज हमारी इज्जत का डंका बज रहा था। जब हम घर लौटे तो हमारा छोटा सा पक्का मकान किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मां ने मंदिर में दिया जलाया। पिताजी ने गांव वालों को मिठाई बांटी और रानी खुशी से उछल रही थी। हमारा जीवन अब बदल गया था। हम अब वही साधारण लोग नहीं थे जिन्हें रिश्तेदार भिखारी कहते थे। हम अब सम्मान की जिंदगी जी रहे थे, जो मेरी मेहनत और मेरे संकल्प का फल थी। सब कुछ ठीक हो गया था। हम अब एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जो पहले कभी नहीं जी थी, सम्मान, गर्व और सुकून से भरी। उसी रात मैंने अपने कमरे में बैठकर प्रिया को फोन किया। मेरी आवाज में एक नई हिम्मत थी। मैंने कहा, प्रिया, मैं IAS बन गया हूं। उसकी आवाज में खुशी की चीख थी। सूरज, सच में? तूने कर दिखाया। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रिया, मेरे दिल में तुझसे कुछ कहने को है। मैं तुझे बहुत पसंद करता हूं। क्या तू मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहेगी? मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। मैं डर रहा था कि कहीं वो मना न कर दे। पर प्रिया ने हंसकर कहा, सूरज, जो तूने कहा था वो तूने आज कर दिखाया। मैं बहुत खुश हूं और हां, मैं तुझसे मना नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मैंने कहा, प्रिया, तू मेरे लिए हमेशा एक ताकत रही है। वो बोली, सूरज, अब हम साथ मिलकर और बड़े सपने देखेंगे। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा और मेरे मन में एक सुकून था। मैंने अपने सपनों को सच कर दिखाया था। मैंने अपने परिवार की इज्जत वापस ला दी थी और सबसे खास, मैंने प्रिया को अपने दिल की बात बता दी थी। क्या मेरा सफर यहीं खत्म हो गया था? नहीं, मेरे सामने अब एक नई जिम्मेदारी थी, अपने गांव को बेहतर बनाने की, अपने परिवार को और खुशियां देने की और प्रिया के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की। मेरे मन में एक नया सस्पेंस था। क्या मैं इन नई जिम्मेदारियों को निभा पाऊंगा? पर मेरे दिल में एक यकीन था, मैं रुकने वाला नहीं। मेरे पीछे मेरा गांव था, मेरे सामने मेरा भविष्य था और मेरे साथ थी प्रिया की वो मुस्कान, जो मुझे कह रही थी, सूरज, तूने कर दिखाया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।